नमस्कार आप सबको। मैं पुनीत पाठक आप सभी का इस मंच पर यहां बहुत बहुत स्वागत करता हूं। IBC 24 ने हमेशा से एक प्रयास किया है कि आपको खबरों में अपडेट रखें, सबसे आगे रखें। 24 घंटे के न्यूज़ चैनल की प्रतिस्पर्धा में किसी भी क्षण हम अपने दर्शकों को किसी भी न्यूज़ कंटेंट में पीछे रहने देना नहीं चाहते और इसके लिए सतत हमारी टीम अनवरत काम करती। लेकिन हमारा ये दायित्व है कि हम सोशल इश्यूज़ को, आपकी अपेक्षाओं को, जन अपेक्षाओं को सरकार तक और सरकार के कार्यों को आप तक पहुंचाएं और इसी से जुड़े आपके मन के सीधे प्रश्नों को करने का एक मंच है संवाद। छत्तीसगढ़ के जो बड़े बड़े हिस्से हैं उनमें बस्तर के बाद सरगुजा, ये दो संवाद करने के बाद 2023 में जब आपने एक नई सरकार का चुनाव किया, उसके गठन के बाद एक वर्ष पूरे हुए 2024 में, तब से हमने बस्तर और सरगुजा के बाद अब चुना है राजधानी क्षेत्र को। तो यहाँ राजधानी को, प्रदेश को, मध्य भारत में अपने संस्थान के द्वारा एक पहचान देने वाले कुछ बिजनेस लीडर्स भी हमारे साथ इस मंच को ज्वाइन करेंगे। आज उनका सम्मान का भी वक्त है। उस श्रृंखला पर जाएं उसके पहले जो हमारा पहला पैनल है वो पूरी तरह तैयार है, तो मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियों से गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हैं इस मंच के ऊपर आने वाले फर्स्ट पैनल का। तो आप सबको नमस्कार। मेरा IBC 24 का ये मंच, राजधानी संवाद का ये मंच, अब ऐसे बिजनेस लीडर्स के नाम है। बिजनेस लीडर कहना शायद थोड़ा सीमित करना होगा। समाज के ये ऐसे लीडर्स हैं, मैं कहूंगा कि ऐसे पिलर्स हैं जिन्होंने बाखूबी अपनी संस्थाओं के द्वारा अपने क्षेत्र में इतना एक्सेल किया, इस कदर अपने आप को और अपनी संस्थाओं को गढ़ा है कि प्रदेश के गढ़ने की दिशा में कुछ नवाचार, कुछ न्यू एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं। बड़ी शांति से, खामोशी से आपने शुरू जरूर किया, लेकिन आज आपके कामों की चर्चा चहुं ओर है। तो आज हम आपसे मिलकर जानेंगे कि आखिर आप क्या कर रहे हैं, आपके इस शुरुआत का कैसे लाभ मिल रहा है और विजन क्या है इसके पीछे। बिना देर किए मंच के ऊपर AAFT यूनिवर्सिटी से डॉक्टर शिखा वर्मा जी हैं, डायरेक्टर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। लिटिल जीनियस एकेडमिक काउंसिल से मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर राकेश मिश्रा जी हमारे साथ में। प्रणाम, नमस्कार, स्वागत है आपका। सैनिक मिलिट्री स्कूल बाय गोस्वामी सर एंड साहू सर से DP गोस्वामी जी, डायरेक्टर साहब हमारे साथ में। नमस्कार करता हूं आपको, बहुत स्वागत है। और श्री वेंकटेश सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से डायरेक्टर डॉक्टर कमलकांत आदिले साहब हैं। सर नमस्कार, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है। राजधानी संवाद में आज ये जो हमारा सेशन है वो है शिक्षा और स्वास्थ्य के नए अवसर के नाम पर। तो मैं सबसे पहले आप ही से जानना चाहूंगा कि AAFT यूनिवर्सिटी, आपका कॉन्सेप्ट जितना मैं पढ़ा, देखा, समझ पाया, थोड़ा अलग लगा। आज के ज़माने के हिसाब से आपने इसे डिज़ाइन किया। इनकी शख्सियत के बहुत से पहलू हैं, मैं एक एक करके खोलूंगा। फिलहाल तो मुझे जो पता चला है कि आप उस सूची में शामिल हैं जिसने प्रदेश को गौरवान्वित किया है। 40 अंडर 40 इस टीम में आप चुनी गई हैं, इसमें आप, उनमें से आप एक हैं। जोरदार तालियां मैम के लिए होना चाहिए। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको उसके लिए। लेकिन ये AAFT, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक आपकी मूल सोच क्या रही इसको शुरू करने की? AFT यूनिवर्सिटी जो आप आज खरोरा में देख पाते हैं, वो एक सपना है। दैट इज़ अ विजन ऑफ आवर ऑनरेबल चांसलर डॉक्टर संदीप मारवा, MD Mr. Mohit Marwa, CEO Mr. Akshay Marwa. When I say it's a vision, इसकी जर्नी 32 साल पहले एशियन एजुकेशन ग्रुप के रूप में प्रारंभ हुई। एशियन एजुकेशन ग्रुप जो कि नोएडा से संचालित होता है हमारे ऑनरेबल चांसलर सर के द्वारा, पूरे विश्व में 22,000 से ज़्यादा स्किल्ड मीडिया प्रोफेशनल्स को तैयार करने के लिए जाना जाता है। उसी लेगेसी को हम आगे बढ़ाते हुए AFT यूनिवर्सिटी को सेंट्रल इंडिया कैपिटल सिटी ऑफ छत्तीसगढ़ रायपुर में हम लेकर आए। इस सोच के साथ मैनेजमेंट सक्रिय थी और ये सपना वो पूरा करने में लगी हुई है। 2019 जुलाई में हम एकेडमिक ऑपरेशंस के साथ अपने आप को हमने लॉन्च किया। आज 2025 में हम खड़े हुए हैं और जो सोच, जैसे आपने कहा कि नई पीढ़ी, न्यू ब्लड को डिफाइन करती है यूनिवर्सिटी, क्योंकि यूनिवर्सिटी 80 प्रोग्राम्स के एरे को लेकर के आती है जो कि ऐसी फील्ड से जो आजकल का युवा देखता है एक प्रोग्रेसिव सोच के साथ। फैशन डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन, सिनेमा,
स्टिल फोटोग्राफी, एनिमेशन, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, PR, इवेंट्स, मैनेजमेंट, इन सभी फील्ड्स के अंदर, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, क्योंकि मेरा पूरा स्टूडेंट ग्रुप आज बैठा हुआ है, पूरी फैकल्टी फ्रेटर्निटी बैठी हुई है, दे आर विटनेसिंग योर इवेंट। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बच्चों के लिए भी आप बजाएं, बहुत जोर से तालियां। वेलकम है आपका, स्वागत है यहाँ पर। आज की सोच, आज की समझ, आज की प्रोग्रेसिव डेफिनेशंस और आज के एस्पिरेशंस को पूरा करने की जर्नी में AFT यूनिवर्सिटी पूरी तरह से अपनी भागीदारी दे रही है। एक बात आपने जैसे बताया कि 80 कोर्सेज हैं जी, लेकिन आज हम बीइंग ए मीडिया पर्सन 26 वर्षों के लंबे एक्सपीरियंस के बाद जो मैं अपनी संस्थान में देखता हूँ, जब हम मीडिया पर्सन्स को, आपके स्टूडेंट्स को वेलकम करते हैं या किसी भी संस्थान के, तो हमें इंडस्ट्री रेडी मटेरियल थोड़ा कम मिलता है। ये हर इंडस्ट्री के साथ में बड़ी दिक्कत है। कुछ पुरानी एजुकेशन पद्धति को हम इसका दोष देते हैं, कुछ संस्थानों को, कुछ सरकारी सुविधाओं को, कुछ एक्सपोजर को। आप इस गैप को कैसे फिल कर रहे हैं? इस गैप को पूरा करने के लिए हम पूरी तरह से कार्यरत हैं। 5 पॉइंट फीडबैक मैकेनिज्म तो हम लेती हैं, जिसकी मदद से हम एक सॉलिड करिकुलम तैयार करते हैं जो कि इंडस्ट्री रेडी बच्चों को बनाने के लिए बहुत मददगार होता है। लेकिन इसमें भी जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेप हमने पिछले 3 सालों से लिया है, दैट इज़ MOUs। हमारे पास 48 एक्टिव MOUs हैं जो स्टेट के अंदर जितनी कंपनीज, जितने एसोसिएशंस, मीडिया हाउसेज, इन सब के साथ मिलकर के, चाहे वो फैकल्टी के डेवलपमेंट का प्लान हो या स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, वर्कशॉप हो या करिकुलम रेडीनेस हो, इन सभी एरियाज़ को एड्रेस करने के लिए हम एक्टिव MOUs के माध्यम से, आपने जो गैप कहा, उस गैप को फिल करने की हम कोशिश कर रहे हैं। राकेश मिश्रा साहब हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर लिटिल जीनियस एकेडमिक काउंसिल से। आप एक जाने माने शिक्षाविद हैं, सलाहकार हैं, नरेंद्र मोदी विचार मंच के। वेलकम है सर मंच पर आपका। लिटिल जीनियस नाम ही अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। आप बताइए थोड़ा इसके बारे में, क्या कॉन्सेप्ट है? पिछले 25 से 30 वर्षों में शिक्षा और सामाजिक फील्ड से जुड़े रहने के कारण या सहकारिता से जुड़े रहने के कारण काफ़ी कटु अनुभव भी हुए। इस प्रदेश का सबसे बड़ा जो एजुकेशन का स्कूल है, अपन कह सकते हैं कृष्णा पब्लिक स्कूल, उनसे भी जुड़ा रहा हूँ और आज भी जुड़ा हूँ। लगभग 27 स्कूल और 30,000 बच्चे। लेकिन कहीं ना कहीं हम छत्तीसगढ़ शासन की शिक्षा पद्धति जो 3 मोटे मोटे भाग में बटी है, एक निजी स्कूल, एक सरकारी स्कूल और एक अल्पसंख्यक स्कूल। करेक्ट। तो इन तीनों में सामंजस्य बिल्कुल नहीं है। और इसको जब हम गहराई से देखते हैं तो हमको ये लगता है कि अगर प्राइवेट स्कूल हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो तो बड़ी आसानी से लोग इनको शिक्षा माफिया कह देते हैं। हमें बहुत तकलीफ होती थी जब इस बात को सुनते थे। और आज भी मैं ये कहता हूँ कि आज भी सरकार के बड़े बड़े अधिकारी और बड़े लोग अभी भी कोशिश करते हैं कि हमको किसी तरह से एडमिशन मिल जाए। लेकिन जो शिक्षा व्यवस्था है, NIP है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, मैं उसके ऊपर बोल रहा हूँ कि अभी भी उसमें बहुत कुछ गुंजाइश है। हम जब बच्चों को, छोटे से बच्चों को अपने पास में लेते हैं तो हम उनको क्या सिखाते हैं? ABCD, जो विदेशी भाषा है। भाषा एक माध्यम हो सकती है जो गुलामी का प्रतीक है। तो हमने ये सोचा कि भारतीय संस्कृति और संस्कार की शिक्षा, भारत के इतिहास की शिक्षा, भारत की मनोवैज्ञानिक शिक्षा, भारत की आध्यात्मिक शिक्षा से जुड़े हुए सचित्र माध्यम हम बच्चों को बचपन से सिखाएं। और इसमें हमने CBSE, ICSE, कैम्ब्रिज बोर्ड, IB बोर्ड, इन सबके सिलेबस को जब हमने अध्ययन किया तो हम ये पा रहे थे कि लगभग एक ही जैसे हैं। कुछ जैसे भाषाएं अलग अलग हैं, वैसे ही तरीके से हैं। तो इन सबको मिलाकर जब हमने देखा तो अभी एक और चीज़ समझ में आई कि आजकल जिसको नौकरी नहीं मिलती वो सबसे पहले एक टीचर बनना चाहता है। यार चलो कुछ खर्चे का पैसा निकल जाए। तो हमने शिक्षकों का एक ट्रेनिंग सेंटर भी खोला। आप अगर इसकी रिसर्च कर ही रहे हैं तो जैसे नाम से फिर शुरू करूंगा कि आपने लिटिल जीनियस नाम चुना, आज के परिवेश के हिसाब से परफेक्ट नाम है, लेकिन आप भारतीय संस्कृति को आगे रख रहे हैं, ऊपर रख रहे हैं, भविष्य के बच्चे आप उस हिसाब से गढ़ रहे हैं।
हमने जो मैकाले की शिक्षा पद्धति के हिसाब से स्टार्ट किया था, आज के पेरेंट्स की प्रॉब्लम है कि उन्हें कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के लिए बच्चों को आज से अभी से तैयार करना। अभी डॉक्टर साहब से मैं यही बात कर रहा था, तो उसमें वो पीछे ना रह जाएंगे अगर हम थोड़ा सा इन सारी चीज़ों को, ये पेरेंट्स कब है? देखिए, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं इसका बहुत विरोध भी करता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि जब बच्चों को हम एंटरप्रेन्योरशिप के लिए तैयार कर रहे हैं, भारत पुराने समय में सबसे समृद्धशाली देश रहा है। भारत की नकल करके कोई कहता है, आज हम कहते हैं ना राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया, भगवान राम किस चीज से आए थे? पुष्पक विमान। ठीक है ना। तो पुष्पक विमान के लिए अब आप ये बोल सकते हैं कि भाई उनको फ्यूल कहाँ से मिला? आज हम सोलर एनर्जी पे बात कर रहे हैं। तो अगर हम आध्यात्म को शिक्षा से जोड़ते हैं तो निश्चित रूप से हम बहुत सारे विकल्प हमारे पास हैं, और उन सभी विकल्पों को जब हम तलाशेंगे तो न रोजगार की समस्या रहेगी, न खाने पीने की समस्या रहेगी, और न ही मेंटल ब्लॉक रहेगा। आज की तारीख में नौकरी नहीं मिलने से नशे में बच्चा जा रहा है, उसको रोकने के लिए क्या? अब एक छोटा सी बात मैं बता रहा हूं कि हमारे देश में या हमारे प्रदेश में या रायपुर में ही कहूं, बहुत सारे सरकारी स्कूल हैं। क्या इन सरकारी स्कूलों के जो नोडल अधिकारी होते हैं ना, प्रिंसिपल, जो भी हमारे शिक्षा क्षेत्र से जुड़े होंगे, ये हमारे स्कूलों में आते हैं और दीवालों पर ऐसे एक लाइन पोंछ के देखते हैं साफ है कि नहीं? इनके स्कूलों में कभी अगर अपन जाके देखेंगे तो टॉयलेट भी ठीक से नहीं है। हमने आत्माराम स्कूल बना दिए, लेकिन उसके अंदर आत्मा डालने में हम सफल नहीं रहे। मैं थोड़ी देर बाद इस पर आऊंगा, क्योंकि मेरा पैनल बहुत ही विशाल और समृद्ध है। हमारे साथ अब यहाँ डीपी गोस्वामी सर हैं, डायरेक्टर सैनिक मिलिट्री स्कूल। गोस्वामी सर, साहू सर, अपने आप में ये जोड़ी बड़ी विख्यात है। थोड़ा सा आप बताएं, ये जो सैनिक स्कूल जाने का बच्चों का सपना है, स्वप्न है, बहुत सी फैमिलीज हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि हम अपने बच्चों को डिसिप्लिन सिखाएं। हर घर से अगर कोई इस जज्बात के साथ आगे बढ़े कि मुझे देश की सेना में सर्व करना है, पुलिस में सर्व करना है, फोर्सेस में सर्व करना है, इसकी बहुत तैयारी लगती है। कैसे प्रिपेयर करते हैं, किस उम्र से प्रिपेयर करते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आईबीसी न्यूज़ को। हम क्लास 2 से लेकर क्लास 9 तक बच्चों को डिफेंस फील्ड के लिए प्रिपरेशन कराते हैं। हम वो कार्य करते हैं जो नामुमकिन लगता है। अगर हम क्लास 3 के बच्चों को बोला जाए कि डिफेंस फील्ड के लिए उसका डिफेंस का प्रिपरेशन कराया जाए क्लास 3 से, तो सोचने में भी एक प्रकार से हमें थोड़ी सी लगता है कि यार क्लास 3 के बच्चे कैसे उस फील्ड में जा सकते हैं। तो हम क्लास 3 से लेकर 9 तक के बच्चों को सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में एडमिशन के लिए हम प्रिपरेशन कराते हैं। हमारे साथ हमारे जितने भी डिफेंस के एक्स नेवी ऑफिसर हैं, आर्मी के हैं, एयरफोर्स के हैं, सभी लोग हम मिलकर इस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है डिफेंस फील्ड में जा सके और हमारे देश के लिए सेवा कर सके। अब आप जब इतना बड़ा बीड़ा उठाकर चल रहे हैं अपने शोल्डर्स पर, तो ये आपसे ज़रूर पूछते होंगे पेरेंट्स। मैं चाहूँगा ये मंच पर आप बताइए कि क्या सक्सेस रेट है अभी तक, कितने बच्चों को हम उस तरफ पुश करके उस मुकाम तक पहुँचा पाएँ जिसके लिए वो आपके पास आते हैं? सर, हम पिछले 8 सालों से छत्तीसगढ़ में कार्यरत हैं। रायपुर हमारा मेन ब्रांच है, सेकंड ब्रांच बिलासपुर लास्ट 2 ईयर्स ही हुआ है। और हमारा सक्सेस रेशियो को देखा जाए तो हम पिछले 8 सालों से 100% रिजल्ट दिए हैं, और इस 100% रिजल्ट में टॉप 10 में हमारे यहाँ से 3 से 4 बच्चे हर साल रहते हैं। और एक बात और बताइएगा कि आज पेरेंट्स को एक कन्फ्यूजन होता है कि उन्हें एकेडमिक्स में आगे बढ़ाएं तो कहीं उनका स्पोर्ट्स ना छूट जाए। जब आप उन्हें डिसिप्लिन और सेना के लिए तैयार कर रहे हैं, फोर्सेस के लिए तैयार कर रहे हैं, तो क्या उनको एकेडमिक्स में भी उतना ही ध्यान आप देते हैं, या ये पूरा टाइमिंग या पूरा शेड्यूल आपका वैसे ही कि आप सेना की तरफ जाएं? जी, हम वहाँ पर एकेडमिक्स की बात करें तो जो बच्चे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और RIMC में जाते हैं, वो एक स्कूल है, ना कि वहाँ वो सेना भर्ती है। तो हमारा मेन फोकस रहता है शारीरिक शिक्षा के साथ साथ मानसिक शिक्षा भी दी जाए। और जो बच्चे इसका प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं वो NTA ही कराते हैं, CBSE करिकुलम पर एग्ज़ाम होता है। इसका सिलेबस काफ़ी वास्ट है, बहुत बड़ा सिलेबस है। जिस प्रकार से व्यापम, PSC, रेलवे, SSC का सिलेबस होता है, सेम उसी पैटर्न पर सिलेबस होता है। क्लास 4th
5th 6th के बच्चे इसका प्रिपरेशन करते हैं और इसका प्रिपरेशन करते हुए वो वहाँ तक मुकाम तक पहुँचते हैं। डॉक्टर कमलकांत आदिले साहब, डायरेक्टर श्री वेंकटेश सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की। आज यहाँ सरकार के सभी अंगों को हम इस मंच के ऊपर इनवाइट करके पूछ रहे हैं। हेल्थ एक बड़ा इशू रहा है और आफ्टर कोविड सबके कंसर्न में टॉप लिस्ट में आ गया है कि हम अपनी सेहत को ख्याल में रखें। आप लोगों की दिल की सेहत का ख्याल रखते हैं। आज दिल से संबंधित रोग ही सर्वाधिक हैं, लाइफस्टाइल सबसे बड़ा उसका विलेन है, पर कोई इसे बहुत इजीली बदल नहीं पाता। मेरे 3 सवाल हैं, छोटे छोटे जवाब मैं आपसे चाहूँगा। एक तो ये कि आप सरकार से क्या चाहते हैं, पोस्ट कोविड जो प्रयास किए जा रहे हैं सरकारी, क्या वे इनफ हैं? और दूसरा, दिल की सेहत के लिए आप अपनी संस्था से क्या खास कर रहे हैं? अगर मैं राजधानी रायपुर की बात करूं तो रायपुर के अगर मैं 500-700 किलोमीटर की परिधि को लूं तो एक्सेप्ट एक नागपुर छोड़ दें तो आसपास कोई भी बड़ा शहर नहीं है। और ये प्रदेश चारों तरफ से अलग अलग राज्यों से घिरा हुआ है, मध्य प्रदेश, ओडिशा, इधर झारखंड, महाराष्ट्र। तो रायपुर एक बड़ा ड्रेनेज एरिया है। मुझे ध्यान है अब से 20-25 साल पहले प्रदेशवासी कोई भी गंभीर बीमारी होती थी तो दूसरे शहरों में जाया करते थे, मुंबई, हैदराबाद, नागपुर। लेकिन अब यहाँ पे राजधानी में स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी उन्नत हो चुकी हैं कि पूरे प्रदेशवासी रायपुर में इलाज करवाते हैं। और इसके अलावा जो बॉर्डर के जो स्टेट्स हैं उनके जो पॉपुलेशन है वो भी यहाँ पर अब इलाज करवाने आ रहे हैं। तो ये एक बड़ा मेडिकल टूरिज्म की तरह हम इस राजधानी रायपुर को विकसित कर सकते हैं क्योंकि इसका ड्रेनेज एरिया बहुत बड़ा है। तो मैं शासन प्रशासन से ये अपेक्षा रखता हूं कि वो इस दिशा में सोचें। बहुत अच्छा पॉइंट है डॉक्टर साहब का। मैं चाहता हूं आप लोग समर्थन दें थोड़ा जोरदार तालियों के साथ में। बहुत अच्छी बात आपने की है सर। इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स या स्टेप्स आपको क्या लगते हैं? केवल गवर्नमेंट के स्तर के ऊपर इसका प्रमोशन या समिट्स में इसकी बात करना काफ़ी होगा या कुछ और कदम हमको लेने होंगे? आप सब लोग तो प्रिपेयर्ड हैं, पर आज आप लोगों का सबका मुकाबला स्थानीय स्तर के सारे डॉक्टर्स का, संस्थानों का, नेशनली क्लेम्ड बड़े बड़े संस्थानों से है, कंपटीशन में कहूँगा। हाँ, निश्चित तौर पर। और देखिए, एक शहर में सभी तरह के हॉस्पिटल्स होते हैं, कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स भी होते हैं, नर्सिंग होम्स भी होते हैं, छोटे क्लिनिक भी होते हैं, छोटे 10 बेड के भी हॉस्पिटल्स होते हैं। तो एक शहर में सभी तरह के हॉस्पिटल होते हैं, सभी तरह के मरीज भी होते हैं। मरीज कॉरपोरेट हॉस्पिटल में जाने वाले भी होते हैं और एक 10 बेड का जो नर्सिंग होता है वहाँ जाने के लिए भी होते हैं। तो मरीज बहुत हैं, डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन है हमारा, अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग रहते हैं, उसके हिसाब से हॉस्पिटल्स हैं और सभी हॉस्पिटल्स अच्छा काम कर रहे हैं। जी, राजेश मिश्रा जी, अभी आप एजुकेशन में परिवर्तन की बात कर रहे थे और चूंकि मैं फिर याद दिलाता हूं कि आप नरेंद्र मोदी विचार मंच के साथ जुड़े हुए हैं। शिक्षा पद्धति में अभी हमने हाल ही में बदलाव किया है, उसके मुताबिक हमने बहुत से चेंजेस स्कूलों में देखे हैं, स्ट्रक्चर में देखे हैं। क्या और चीज़ें हमको तुरंत कर लेनी चाहिए? मैं आग्रह करूंगा सरकार से कि सहकारिता के सिद्धांत पर चलकर हम अगर एक स्कूल बनाते हैं तो उसमें जन भागीदारी सबसे ज़्यादा होगी और जनता के लिए, जनता के द्वारा, और जनता का स्कूल अगर होता है तो वो बहुत बढ़िया होगा। उसमें सभी जाति, सभी धर्म, सभी लोग उसमें सामंजस्य होंगे, उनका अपना पूंजी भी होगा और उसके लिए कोई पैसे की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये सबसे पहली आवश्यकता है कि शिक्षा का जो सिद्धांत है, जैसे नशे की पद्धति है या जो भी चीज हो रही है, उसमें सामान्य पालकों की समस्या का अध्ययन हम ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है। और यदि हम सामान्य पालकों की शिक्षा का, उनके विषयों का अध्ययन करेंगे तो हम अच्छी शिक्षा दे सकेंगे। हम ये कह सकते हैं कि सहकारिता के माध्यम से न केवल शिक्षा, न केवल रोजगार, न केवल स्वास्थ्य, न केवल वन, हम हर जगह नंबर 1 पोजीशन में रह सकते हैं। ये मैं बताना चाहता हूं आपको। ठीक बात है, बहुत अच्छी बात की। एक बार जोरदार तालियां। आपने जो सुझाव दिया सीधे पहुंच गया जहां तक आप पहुंचाना चाहते थे। हमारे साथ में जो मैम हैं, मैं उनसे एक बात पूछूंगा कि आप नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी अपने बच्चों को ले जाने की बात करती हैं, वो लेवल कैसे मैच करेंगे? एक दूसरा, हम जिस स्टेट में बैठे हुए हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में बसता है, रिमोट एरियाज तक या उनकी आप तक पहुंच कैसे है?
कैसे बनाते हैं आप? इंक्लूसिविटी की बात कर रहे हैं, अगर Exactly. मैं कहूँ इस टर्म को बहुत ही पावरफुल तरीके से आज देखा जाता है। इंक्लूसिविटी, हम कैसे एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट तैयार करें। आप जब इंक्लूसिविटी बोलते हैं तो दूर दराज के क्षेत्रों में अवेयरनेस कैंपेन्स हम चला रहे हैं। जहाँ तक मेरे बच्चों की टीम पहुँचती है, हम कुछ NGOs के साथ मिलकर के काम करते हैं। वहाँ हम गाँव के अंदर बच्चों के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स, डिजिटल लिटरेसी के बारे में छोटी छोटी कार्यशाला अपने कैंपस के अंदर ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको लेकर के आते हैं। कुछ गाँव गोद लिए हुए हैं, उन गाँव में स्कूल के बच्चों के साथ मिलकर के रेडियो प्रोग्राम्स के माध्यम से हम छोटी छोटी कार्यशालाएं तैयार करते हैं उनके लिए। तो ये बात हुई दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचने की। आपने कहा आप ग्लोबल रिक्वायरमेंट्स को कैसे एड्रेस करते हैं। हमारे स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं। हमारी पहला ग्रुप ऑफ स्टूडेंट मार्च के महीने में दुबई जा रहा है। वहाँ पे कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ जिनके साथ मिलकर के कुछ ऐसी कार्यशालाएं ऑर्गेनाइज कराई गई हैं जिसमें हमको दो बातों का पता चलेगा कि हमारा बच्चा कहाँ तक तैयार है, और दूसरा ऐसा वो क्या मांग रहे हैं जो हम नहीं दे पा रहे हैं। तो इस तरह से कुछ स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स और कुछ इंक्लूसिविटी जो कि हम गांव गोद के माध्यम से, CSR एक्सटेंशन के माध्यम से और NGO कंबाइंड सोसाइटल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के माध्यम से कर रहे हैं। जी, मतलब दोनों चीज़ों पर आपका पूरा जी। फोकस है। एक अंतिम लास्ट सवाल मैं सर आपसे भी पूछता हूँ कि आपका टारगेट क्या है अगला, और उसकी सबसे बड़ी चैलेंज आज आप क्या मानते हैं, बहुत संक्षेप में। सबसे बड़ी चैलेंजेस है कि यहाँ लोगों को जागरूक कराना कि सैनिक स्कूल क्या है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल क्या है और RIMC क्या है। इनमें से बहुत से ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनको सिर्फ पता होगा सैनिक स्कूल के बारे में, बाकी मैं स्कूल का नाम ले रहा हूँ उसके बारे में नहीं पता होगा। तो सबसे बड़े चैलेंजेस है कि मेरे लिए वो है लोगों को अवेयर करना, ताकि इस फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सके। हमारे छत्तीसगढ़ में इस स्कूल को लेकर अवेयरनेस की बहुत कमी है, और अगर हम बात करें यूपी, बिहार, ऐसे हम स्टेट्स की बात करते हैं, वहाँ से बढ़ चढ़ के बच्चे शामिल होते हैं इसमें, और हमारे यहाँ के बच्चे बहुत कम होते हैं। मैं बता दूं, हम छत्तीसगढ़ के एकमात्र संस्थान है इस क्षेत्र में प्रिपरेशन कराने के लिए, और हमारे यहाँ हॉस्टल की भी फैसिलिटीज़ है। जहाँ सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ बच्चे आते हैं वो दूसरे स्टेट से आते हैं, छत्तीसगढ़ से बहुत कम है। तो हमारे लिए सबसे बड़े चैलेंजेस है सर। एक बार जोरदार तालियां मेरे शानदार पैनल के लिए। बहुत ही गर्व और पूरी जिम्मेदारी से मैं एक बात तो कह सकता हूं कि राजधानी संवाद के इस मंच पर जो लीडर सभी मेरे साथ मंच के ऊपर मौजूद हैं, आप में से एक एक जिस विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है और जैसे बच्चों को, भविष्य को गढ़ रहा है, इनक्रेडिबल है। थैंक यू सो मच। शानदार पैनल के लिए जोरदार तालियां हो जाएं।